हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को पृथ्वी के महत्व को समझने, पर्यावरण को बचाने और इनके प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक रखी गई है। इसे मनाए जाने की शुरुआत 22 अप्रैल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका से की गई थी तथा विश्व स्तर पर इस दिन को मनाने का प्रस्ताव 1990 में रखा गया था, जिसमें 141 देशों ने भाग लिया था। तब से यह एक वैश्विक मूवमेंट बन गया है जो व्यक्तियों और समुदायों को पृथ्वी की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 50 बैंकों की सूची में 3 भारतीय बैंकों ने जगह बनाई है। 2022 में संख्या 2 थी। यह सूची एशिया प्रशांत क्षेत्र में बैंकों की संपत्ति के हिसाब से बनाई गई है। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक शामिल हैं। इस सूची में एक बार फिर से चीनी बैंकों का दबदबा रहा है। इसके अलावा भारत के ऑफिशियल डेटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8.4% की वृद्धि हुई है, जो बताता है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। हांगकांग सरकार ने 4 भारतीय उत्पादकों पर प्रतिबंध लगाया है। यह उत्पाद भारतीय MDH और एवरेस्ट कंपनी के हैं। यह प्रतिबंध प्री पैक्ड मसाला उत्पादकों पर लगाया गया है। यह निर्णय इन मसालों में एक सीमा से अधिक एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने के बाद लिया गया। एथिलीन ऑक्साइड एक कीटनाशक है। यह रंगहीन केमिकल होता है। इसका इस्तेमाल किसान कीटनाशक के रूप में करते हैं तथा मसालों में कीड़े ना पड़ें, इसके लिए एथिलीन ऑक्साइड का यूज किया जाता है। साथ ही यह स्टारलाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। एक सीमा से अधिक मात्रा होने पर यह मनुष्यों में कैंसर का कारण बन सकता है। खासतौर पर ब्लड कैंसर का रिस्क सबसे अधिक होता है। बिटकॉइन की बढ़ती कीमतों से इससे जुड़े लोगों और इंडस्ट्री में काफी उत्साह है तथा इस उत्साह का एक कारण आगामी बिटकॉइन हॉल्विंग इवेंट भी है। बिटकॉइन हॉल्विंग एक पीरियोडिक इवेंट है जो हर 2.1 लाखवें बिटकॉइन ब्लॉक के खनन के बाद आता है। दरअसल बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर एक ब्लॉक को माइन करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं और 2.1 लाख ब्लॉक माइन करने में लगभग 4 साल लग जाते हैं। इस प्रकार बिटकॉइन हॉल्विंग हर 4 साल में एक बार आता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रुपया या डॉलर की तरह बिटकॉइन की छपाई नहीं होती है, बल्कि इसका निर्माण कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। इस कार्य को खनन कहा जाता है और इस कार्य को करने वालों को माइनर कहा जाता है। अब आइए नजर डालते हैं खेल से जुड़ी कुछ खबरों पर। गुजरात की 6 वर्षीय प्रतिभाशाली स्केटिंग खिलाड़ी तक्षवी बखानी ने लिम्बो स्केटिंग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसकी पुष्टि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने की है। इस खिलाड़ी ने 25 मीटर तक लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लिम्बो स्केटिंग एक स्पोर्ट्स है। इसे रोलर लिम्बो भी कहा जाता है। इसमें खिलाड़ी को पैरों में रोलर स्केट पहनकर लंबी लंबी रॉड के नीचे से होकर गुजरना पड़ता है तथा दोनों पैरों को फैलाकर जमीन से बिना टकराए काफी कम समय में एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। 17 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी डोम्मा राजू मुकेश ने यह इतिहास रच दिया है। वे फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। उन्होंने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1984 में 20 वर्ष की आयु में इस टूर्नामेंट को जीता था। फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट चेस से संबंधित टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट को जीतने वाले वे दूसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले विश्वनाथन आनंद का नाम आता था। इसके साथ ही गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। भारत के सर्वेश कुआरे ने हाई जंप में एक और खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने माउंट सैक रिले 2024 एथलेटिक्स मीट में हाई जंप लगाकर इस खिताब को जीता। इस चैंपियनशिप का आयोजन कैलिफोर्निया के हिमलर लॉज स्टेडियम में किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय रेनबो पर्यटन सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य नेपाल को दक्षिण एशिया में सेक्सुअल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक डेस्टिनेशन प्रदान करना है। इस सम्मेलन को एक गैर सरकारी संगठन माइको पहचान द्वारा नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया गया। यह सम्मेलन नेपाल को LGBT के लिए अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगा। पांडिचेरी विज्ञान मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों के लिए समूह ने जीरो शैडो घटना का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। यह घटना तब घटित होती है जब एक विशेष अक्षांश पर सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की परछाई उसके ठीक नीचे बनती है पर दिखाई नहीं देती, जो जीरो शैडो मूवमेंट को दिखाती है।
यह घटना वर्ष में 2 बार होती है। इसे जीरो शैडो डे के रूप में मनाया जाता है। यह विशेष तौर पर उन स्थानों पर घटित होती है जो कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित होते हैं। प्रसिद्ध बांग्लादेशी सिंगर रिजवाना चौधरी को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिजवाना चौधरी को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे बांग्लादेश की एक प्रोफेशनल सिंगर और रविंद्र संगीत की एक डिवोटेड प्रैक्टिशनर हैं। यह पुरस्कार सीमाओं के पार सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर एशियाई देशों पर पड़ा है। WMO के अनुसार 2023 में एशिया दुनिया की आपदा राजधानी बनकर उभरा है। इसके पीछे कारण एशिया विश्व में सबसे ज्यादा आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र रहा। यहाँ बाढ़ और चक्रवाती तूफान के चलते 2023 में बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई और आर्थिक नुकसान हुआ। WMO ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 नाम की एक रिपोर्ट में इसकी चर्चा की है। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। इसे विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु की तारीख दोनों के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाए जाने की शुरुआत 2010 में संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसे मनाए जाने के पीछे उद्देश्य लोगों को भाषा से जुड़े इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देना है। यह विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसका उपयोग व्यवसाय, विज्ञान और टेक्नोलॉजी सभी क्षेत्रों में संचार के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। आइए अब जल्दी से देखते हैं खेल से जुड़ी हुई कुछ खबरें। यूएस ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। भारत ने टूर्नामेंट में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 10 पदक जीते। पिकल बॉल टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन का मिला जुला रूप है। इसे बैडमिंटन की तरह कोर्ट पर खेला जाता है। यह टेबल टेनिस की तरह दिखने वाला पैडल और छेद वाली प्लास्टिक की बॉल से खेला जाता है। भारतीय खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने प्रोफेशनल स्क्वैश से रिटायरमेंट की घोषणा की। उन्होंने 21 वर्षों के अपने लंबे करियर में 10 PSA खिताब जीते। इसके अलावा उन्होंने कई एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीते हैं। वे दुनिया के शीर्ष 10 में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी रहे हैं। यदि स्क्वैश की बात करें तो टेनिस की तरह स्क्वैश भी रैकेट और बॉल से खेला जाता है। यह आयताकार कोर्ट पर खेला जाता है जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा होता है। यूकी भांबरी ने ATP टूर का दूसरा खिताब जीता। उन्होंने फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2024 को अपने नाम किया तथा इस चैंपियनशिप को जीतने वाले वे पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। इस जीत के साथ वे पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग 56वें स्थान पर भी पहुंच गए हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवक रतन टाटा को प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार KIIT और KISS के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार की घोषणा 2021 में की गई थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई। KISS मानवतावादी पुरस्कार की स्थापना 2008 में अच्युत सामंत द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य उन संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित करना है जो वैश्विक स्तर पर मानवीय कार्यों के प्रतीक हैं। 26वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया जा रहा है। इस सम्मेलन की शुरुआत 22 अप्रैल 2024 को रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट थीम के साथ हुई। इस 4 दिवसीय कांग्रेस का आयोजन वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। भारत ने इस सम्मेलन में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड पावर जनरेशन प्रैक्टिसेज से संबंधी कार्यप्रणालियों का प्रदर्शन किया। यदि हम वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की बात करें तो यह 1923 में स्थापित एक वैश्विक निकाय है। इसका मकसद ऊर्जा की स्थायी आपूर्ति और उपयोग को बढ़ावा देना है। भारत वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के शुरुआती सदस्यों में से एक है। DRDO की डिफेंस मटेरियल यूनिट ने लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है और टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह बुलेट प्रूफ जैकेट पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट से बनी है। यह जैकेट BIS मानकों के अनुसार आर्म्स एंड एम्यूनेशन के 6वें स्तर के उच्चतम खतरे से सुरक्षा प्रदान करेगी। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे पहनने में सुरक्षा बलों को आसानी होगी और वे ऑपरेशन के दौरान कंफर्टेबल फील करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर यानी कुलपति नियुक्त किया है। वे बेगम सुल्तान जहां के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं तथा इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं।
इस पद पर वे 5 साल की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक रहेंगी। यदि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना का श्रेय सर सैयद अहमद खान को दिया जाता है। उन्होंने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। आगे जाकर इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम 1920 के तहत AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया गया। हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 24 से 30 अप्रैल को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक यानी विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल रखी गई है। दरअसल टीकाकरण कई रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसी महत्व और टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से इसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने वर्ष 2012 में विश्व टीकाकरण सप्ताह की स्थापना से की थी। उस समय इसे 180 से भी अधिक देशों में मनाया गया था। इससे पहले इम्यूनाइजेशन वीक विभिन्न देशों में अलग अलग समय पर आयोजित किया जाता था। वर्तमान में इसे वैश्विक स्तर पर एक ही समय में मनाया जाता है। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दरअसल रिलायंस जियो ने वैश्विक स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाया है। उसने डेटा ट्रैफिक यानी डेटा खपत के मामले में चीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है। पिछले क्वार्टर में जियो नेटवर्क की कुल डेटा ट्रैफिक 40.9 एक्साबाइट के करीब रही, जो साल दर साल 35.2% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं डेटा ट्रैफिक के मामले में एयरटेल इस सूची में चौथे नंबर पर आता है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय पैरा शटलरों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड मेडल सहित 22 मेडल जीते। भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों में तरुण, नीतीश कुमार, नित्याश्री और मनीषा रामदास के नाम शामिल हैं। इन्होंने एकल कैटेगरी में अलग अलग श्रेणी में इस मेडल को जीता है। वहीं मिक्स्ड डबल्स में नितेश और तुलसीमती तथा पलक कोहली और सेलिक की जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। श्रीजा अकुला ने ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में 1 स्थान की छलांग लगाई और विश्व रैंकिंग के 38वें स्थान पर पहुंच गई। यह श्रीजा अकुला के करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग है। इसी के साथ वे शीर्ष रैंक वाली भारतीय महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी भी बन गई हैं। इससे पहले मनिका बत्रा शीर्ष रैंक वाली खिलाड़ी थी। नोवाक जोकोविच ने लॉरियस वर्ल्ड चैंपियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। यह 5वीं बार है जब उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले 2012, 2015, 2016 और 2019 में उन्हें ये अवार्ड मिला था। यह अवार्ड प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। इसे खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। पहला लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह वर्ष 2000 में हुआ था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह इस सम्मेलन का 6ठा संस्करण है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए लचीले बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। सम्मेलन की थीम इन्वेस्ट टुडे फॉर अ मोर रेजिलिएंट टुमारो अर्थात अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारों, बुनियादी ढांचा विशेषज्ञों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी क्षेत्र को एक मंच पर लाना है। इसे CDRI यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आयोजित किया जाता है। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपना जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया है। इसका मुख्य मकसद भारत की हरित वित्त पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना है। नाबार्ड की जलवायु रणनीति 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। सभी क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना, व्यापक बाजार निर्माण में भूमिका निभाना, आंतरिक हरित परिवर्तन और रणनीतिक संसाधन जुटाना। इसके लिए भारत को प्रति वर्ष $170 बिलियन की आवश्यकता होगी। यह रणनीतिक पहल न केवल पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति नाबार्ड की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, बल्कि लचीली और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर भारत के ट्रांसफॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सोने की कीमत इस समय तेजी से बढ़ रही है और अभी इसके और भी ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। इसे लोग वैश्विक मंदी और युद्ध का कारण मान रहे थे, लेकिन सोने की यह बढ़ी हुई चमक टीना फैक्टर के चलते देखी गई। यहाँ टीना का मतलब है देयर इज नो अल्टरनेटिव। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां निवेशक किसी विशेष एसेट या निवेश को मौजूदा बाजार स्थितियों के हिसाब से सर्वोत्तम विकल्प के रूप में देखते हैं। मूलतः भविष्य में संभावित अनिश्चितताओं से भयभीत लोग सबसे सुरक्षित निवेश साधन पर विचार करते हैं और उनको लगता है कि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यदि इसे और आसान भाषा में समझें तो उचित विकल्पों की कमी के कारण किसी एसेट वर्ग की कीमतें अवास्तविक रूप से बढ़ जाती हैं। यही वर्तमान में सोने के साथ हो रहा है।
रिटेल के भविष्य पर केंद्रित एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम रिटेल समिट 2024 का समापन हुआ। इसका आयोजन दुबई में किया गया। यह समिट 8 प्रमुख थीमों पर आधारित था। इनका उद्देश्य दुनिया भर के रिटेल विक्रेताओं के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करना है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की रिटेल समिट 2024 का एक उद्योग भागीदार है तथा यह भागीदार रिटेल तथा ई कॉमर्स क्षेत्र में भारतीय ब्रांड्स को एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां वे अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ बिजनेस टू बिजनेस जुड़ाव कर सकें। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में आयोजित हो रही है। यह बैठक 25 से 26 अप्रैल 2024 तक चलेगी। बैठक में रक्षा सहयोग की विभिन्न गतिविधियों सहित शंघाई सहयोग संगठन के भीतर क्षेत्रीय हित के अन्य सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा के लिए मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे। 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उसेन बोल्ट को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज के द्वारा की जाएगी। इसकी शुरुआत जून से होगी। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें खेलेंगी, जिनमें 5-5 के 4 समूहों में इन्हें बांटा गया है। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 के चरण में जाएंगी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। इन खेलों की शुरुआत 24 अप्रैल को हुई तथा यह 27 अप्रैल तक आयोजित होंगे। चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स ने पहले ही दिन एक गोल्ड सहित कुल 4 मेडल जीते। दीपांशु ने जेवलिन थ्रो कर भारत को पहला गोल्ड दिलाया तो रोहन, प्रियांशु और ऋतिक राठी ने सिल्वर मेडल जीता है। पिछले साल भारत ने इस चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल सहित 19 मेडल्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था। नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद खेल की विश्व संचालन संस्था द्वारा अनिवार्य की गई प्रक्रिया भी पूरी हो गई। दरअसल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ का निलंबन हटाते हुए कहा था कि पहलवानों की शिकायतों को निपटाने के लिए एक एथलीट आयोग गठित करना अनिवार्य होगा। नरसिंह यादव राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारतीय पासपोर्ट वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे सस्ता और वार्षिक खर्च के मामले में सबसे किफायती पासपोर्ट है। इस मामले में यूएई के पासपोर्ट का स्थान सबसे ऊपर है। इस सूची में मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा है, जिसकी कीमत 10 साल के लिए 231.05 अमेरिकी डॉलर है। वहीं भारतीय पासपोर्ट की कीमत 10 साल की वैलिडिटी के लिए 18.07 अमेरिकी डॉलर है। यह अध्ययन कंपेयर द मार्केट AU द्वारा किया गया था, जो एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म है। इसने विभिन्न देशों के पासपोर्ट के एक्विजिशन अर्थात अधिग्रहण लागत की तुलना की। इस फर्म ने प्रति वर्ष वैलिडिटी पर उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और वीजा मुक्त पहचान प्रदान करने वाले देशों की संख्या के आधार पर उनके मूल्य का मूल्यांकन किया। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 जारी की गई। इसे फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा तैयार किया गया तथा इसे ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा लॉन्च किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 59 देशों में हर 5 में से एक व्यक्ति यानी लगभग 20% आबादी ने 2023 में अत्यंत गंभीर स्तर की फूड इनसिक्योरिटी का सामना किया, जबकि 2016 में यह संख्या 48 देशों में 10 में से एक व्यक्ति यानी लगभग 10% थी। इसमें गाजा पट्टी और सूडान खाद्य संकट के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इस बढ़े हुए खाद्य संकट का प्रमुख कारण संघर्ष और असुरक्षा है तथा इसका दूसरा प्रमुख कारण चरम मौसमी घटनाएं हैं। समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का चौथा सत्र कनाडा की राजधानी ओटावा में आयोजित किया गया। इस कानून को विकसित करने की दिशा में यह वार्ताओं का अंतिम चरण है। इसका पहला सत्र 2022 में उरुग्वे, दूसरा सत्र 2023 में फ्रांस और तीसरा 2023 में केन्या में आयोजित हुआ था। इसका 5वां सत्र 2024 में कोरिया गणराज्य में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रक्रिया का समापन करना है। इसके बाद एक राजनयिक सम्मेलन आयोजित होगा, जहां राष्ट्राध्यक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इन वार्ताओं का उद्देश्य जवाबदेही, उत्तरदायित्व, वित्त पोषण, रासायनिक मानकों, आयात निर्यात प्रतिबंधों पर मानकों का एक वैश्विक ढांचा निर्धारित करना है। हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जाता है। इस वर्ष की थीम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और SDGs नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण रखी गई है। इसे मनाए जाने के पीछे उद्देश्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है।
इसकी स्थापना साल 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा की गई थी। फिलीपींस, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास किया। इसका आयोजन फिलीपींस के पलावन प्रांत के तट पर किया गया। यह फिलीपींस और अमेरिका के बीच वार्षिक संयुक्त युद्ध अभ्यास का हिस्सा है, जिसमें 17,000 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसके कुछ अभ्यासों में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास को दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच बढ़ते कूटनीतिक विवाद और समुद्री मुठभेड़ों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने अंटार्कटिका में ऐसी घटना देखी है जो बड़ी आपदा की ओर इशारा करती है। दरअसल शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका में फ्रांस देश जितने बड़े बर्फ के टुकड़े पर अध्ययन किया, जिसे रॉस आइस शेल्फ कहते हैं। यह बर्फ का टुकड़ा दिन में 1 या 2 बार कई सेंटीमीटर आगे खिसक रहा है। इसकी यह मूवमेंट विलेंस आइस स्ट्रीम के कारण बढ़ रही है। यह अंटार्कटिका के सबसे बड़े बर्फ शेल्फों में से एक है। इसका आकार लगभग 4,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस बर्फ की शेल्फ का केवल 10% भाग ही दिखाई देता है तथा अधिकांश भाग सतह से नीचे रहता है।